गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आ जाएं। फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज का टॉपिक आपको जैसे मालूम है, भोसले, सिंधिया और भोपाल रियासतों की बात करेंगे। कल हम भोसले रियासत की बात कर रहे थे और भोसलों के विषय में बात करते हुए देख रहे थे। ठीक है, सॉरी, कल होलकर के विषय में बात कर रहे थे और होलकर को हम लोग देख रहे थे। और इसी क्रम में होलकर से हम आगे बढ़ेंगे, सिंधियाओं को देखेंगे। सिंधियाओं के बाद हम भोपाल को देखेंगे और भोपाल के बाद जो है एंट्री कर जाएंगे कहाँ पर, 1857 की क्रांति में। और उसके बाद हम 1857 की क्रांति देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे मध्य प्रदेश का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। ये हमारे टॉपिक होंगे। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाओ और ये बताओ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं उन क्वेश्चंस को देख लेता हूं और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी बातों को आगे बढ़ा देंगे। तो जल्दी से आ जाइए कमेंट बॉक्स पे और बताइए भाई, अगर कोई दिक्कत है, आज तक की क्लास में हमारी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्लास में कहीं पर समस्या आ रही है, तो ये बातें भी आप बताते हुए चलिएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से आ जाओ और आकर के क्या करो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस बता दो आप लोग एक बार कि हाँ, हम लोग सर लाइव आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद जो है अपनी बातों को देखते हुए चलेंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल चंद्रमौली द्विवेदी जी, आप हमेशा सबसे पहले रहते हैं, टाइम पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम पर आप ही आते हैं और आप ही का कमेंट सबसे पहला होता है। मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ, सबसे पहले आप लाइव आ जाते हो और लाइव आने के बाद आपका एक ही कमेंट होता है, हाय, और उसके बाद आपका कमेंट दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है इसके बाद आप लगता है चले जाते हैं कि सर अब बाद में देखेंगे क्लासेस। आपको हाई कर दिया और हाई करने के बाद जो है क्लासों को आगे देख लेंगे। चलिए, मालूम है मुझे ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में आप लोगों के घूमने का टाइम भी शाम को 6:30 से 8 ही होता है। इसलिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग थोड़ा लेट आते हो घूम फिर के और उसके बाद बीच क्लास में कमेंट करते हो। गुड इवनिंग दिव्या शुक्ला जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर आप लोगों को अभी तक की क्लास में हिस्ट्री में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है या कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप लोग एक बार उसे रिवीजन करें और रिवीजन करके मुझे क्या बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी डाउट लेकर के क्लास से मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग डाउट लेकर के चले जाओगे क्लास से तो आगे वो डाउट सॉल्व कहाँ से हो पाएंगे। फिर आप लोग मैसेज करते रहते हो, तो आप लोग अपने डाउट यहीं पर बताते हुए चलें। देखो, कल हम बात कर रहे थे किसकी, होलकरों की बात कर रहे थे। इंदौर में होलकर देख रहे थे और हमने तोकाजी राव होलकर को देखा कि ये क्या बन जाते हैं, ये महारानी अहिल्याबाई के बाद बनते हैं शासक या किंग बनते हैं, कहाँ के, इंदौर के। देखिए, जो आपको तोकाजी राव होलकर दिखाई दे रहे हैं, तोकाजी राव होलकर ये वही होलकर हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने राजमाता, अगर हम बात करते हैं विजयाराजे सिंधिया जी को, सॉरी, राजमाता को इन्होंने क्या दिया था, राजमाता को इन्होंने जो है संरक्षण दिया। मतलब उनके यहाँ ये एज अ वजीर काम कर रहे थे, एज अ सैनिक काम कर रहे थे, अहिल्याबाई होलकर जी के सैनिक के रूप में। ये एक प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जी के क्या है, गोद लिए हुए पुत्र के रूप में भी हैं। तो यही क्या करते हैं, आगे चल करके शासन की बागडोर संभालते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है जल्द ही, तब आते हैं यशवंत राव होलकर जी, या जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महाराजा धीराज। ठीक है, रोहिणी अग्रवाल जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, महाराजा धीराज चक्रवर्ती छत्रपति यशवंत राव होलकर जी के बारे में। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इन्हें ही कहा जाता है मध्य प्रदेश का नेपोलियन के नाम से ही जाना जाता है। और ये शासन की बागडोर संभालेंगे। हेडिंग डाल दो, यशवंत राव होलकर। देखो, यशवंत राव होलकर आपको कितने दो देखने को मिलेंगे, एक तो दिखाई देंगे कब, तो यशवंत राव होलकर भारत की आजादी के समय देखने को मिल जाएंगे आपको। राव होलकर ये क्या है, ये अंतिम प्रयास करेंगे मराठाओं की शक्ति को पुनः मजबूत करने के लिए।
ठीक है, मराठाओं की शक्ति को फिर से इस्टेब्लिश करने का सबसे अंतिम प्रयास इन्हीं को द्वारा किया जाता है। 1797 में ये क्या होंगे, तुकाजीराव होलकर की मृत्यु के बाद गद्दी संभालेंगे और 1811 ईस्वी तक क्या रहेंगे, ये महाराजा के रूप में काम करेंगे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया, इस समय पर आपको मालूम है मुगल बादशाह है, ठीक है, और मुगल बादशाह की क्या करेंगे, ये मदद करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे शाह आलम द्वितीय जो है क्या है, द्वितीय आपको दिखाई देगा मुगल बादशाह। शाह आलम द्वितीय की ये क्या करते हैं, मदद करते हैं या इसकी सहायता करते हैं, ठीक है, इन्होंने सहायता की शाह आलम द्वितीय की, और जब शाह आलम द्वितीय की सहायता करते हैं तो शाह आलम द्वितीय इनसे खुश हो जाता है और खुश होकर के इनको उपाधि देता है राज राजेश्वर, ठीक है, इनकी उपाधि क्या है, अभी मैंने इतना लंबा नाम बताया था, उसके बाद राज राजेश्वर अलीजा बहादुर क्या करेगा, उपाधि देगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, शाह आलम द्वितीय की ब्रिटिश के खिलाफ हेल्प करते हैं। ब्रिटिश के खिलाफ जब ये हेल्प कर देंगे तो ब्रिटिश के खिलाफ हेल्प करने पर शाह आलम द्वितीय क्या करेगा, इनको उपाधि देगा राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की। अब देखिए ये क्या करते हैं, इसके बाद ये जो आप देखते हो बाजीराव सेकेंड, ठीक है, पेशवा है, पेशवा बाजीराव सेकेंड है, और इस पेशवा बाजीराव सेकंड की नीतियों से ये क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और पेशवा बाजीराव सेकंड की नीतियों से नाराज होकर के ये क्या करेंगे, पूना में चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है, कहां पर चढ़ाई कर देंगे, तो इसके खिलाफ ये बैटल ऑफ पूना लड़ते हैं। पूना में क्या कर देंगे, चढ़ाई कर देते हैं, पूना लड़ा, और बैटल ऑफ पूना में इन्होंने क्या किया, पेशवा को हरा दिया। पेशवा को हरा दिया और पेशवा भाग करके कहां पहुंच जाता है, पूना के किले में पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये क्या करेंगे, पेशवा को हरा देंगे, और इस पर दूसरी तरफ कौन है, बैटल ऑफ पूना। बैटल ऑफ पूना में एक तरफ तो आपको यशवंतराव होलकर दिखाई देंगे। यशवंतराव होलकर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, यहां पर है यशवंतराव होलकर, प्लस इनके वसेज में कौन है, तो याद रखिएगा एक तो आपको दिखाई देंगे पेशवा बाजीराव, दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ इनका गैंग बनता है, इनकी गैंग में आते हैं सिंधिया, और इन दोनों की संयुक्त सेना को क्या है, बैटल ऑफ पूना में पराजित कर देते हैं। बैटल ऑफ पूना में पराजित करने के बाद जब पेशवा भाग जाता है कहां पर, वापस पुणे के किले के अंदर चला जाता है, तो ये लौट करके आते हैं इंदौर, और इंदौर आने के बाद इन्होंने क्या किया, उज्जैन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस मराठा, ठीक है, किस मराठा किंग ने या होलकरों में किस होलकर ने उज्जैन पर कब्जा किया, तो ये क्या करते हैं, आकर के उज्जैन पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए उज्जैन पर कब्जा कर लेते हैं, और उज्जैन किसका था, उज्जैन पहले सिंधियाओं का था, लेकिन ये क्या करते हैं, उज्जैन पर हमला करते हैं और उज्जैन को क्या कर लेते हैं, उज्जैन को कैप्चर कर लेते हैं। और उज्जैन किसके अंतर्गत आ जाता है, उज्जैन आ जाता है आपका होलकरों के अंतर्गत। तो ये क्या करते हैं, इसी टाइम पर इन्होंने 99 में, ठीक है, कब किया है ये कब्जा, तो याद रखिएगा 1799 में, और 1799 में ये क्या करते हैं, उज्जैन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ये पेशवा बाजीराव सेकंड की नीतियों से नाखुश होकर के पेशवा के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, और इस वॉर को कहा जाता है बैटल ऑफ पूना। बैटल ऑफ पूना में इन्होंने क्या किया, पेशवा और सिंधियाओं की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा देते हैं, और जैसे ही हरा देते हैं अब क्या हो गया, यहां कुछ सुधारकारी कार्य करेंगे। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो पेशवाओं की शक्ति छीन हुई है, या पेशवा जो अपने आप को कमजोर दिखने लग गए हैं, या जो हमारे यहाँ मराठा सत्ता है, मराठा सत्ता जो कमजोर हो रही है, उस मराठा सत्ता को क्या किया जाए, मजबूती प्रदान की जाए, और उसके लिए एक दो स्टेप उठाएंगे। तो ये किसके रूप में दिखाई देंगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या करते हैं, ब्रिटिश का विरोध करते हैं, और ब्रिटिश के विरोध करने के चक्कर में
ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। जैसे ये देखो यहां पर आपने देखा किसको, पेशवा बाजीराव सेकंड को। पेशवा बाजीराव सेकंड इस बैटल ऑफ पूना के बाद भाग करके कहां चला जाता है, ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है और ब्रिटिश से क्या कर देगा, संधि कर लेगा। जब ब्रिटिश से संधि कर लेगा तो ब्रिटिश क्या कहेंगे, ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आगे चल करके वापस क्या हो जाएगा, मराठा एक होंगे और एक होकर के क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ जाएंगे। और देखिए इसके बाद क्या होता है, 1802 का आप लोगों ने सुना गया, 1803 से लेकर के 1805 तक चल रहा होता है क्या, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो इन्होंने क्या लड़ा, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम पर हुआ था। मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय पर हुआ था, तो याद रखिएगा आपको दिखाई देंगे हसवंतराव होलकर। अब इस सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होता क्या है, आप लोगों को मालूम है मराठे हार जाते हैं। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई, मराठों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध आपका चल कब से रहा है, तो 1803 से लेकर के 1805 के बीच हमको देखने को मिलता है सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। इस सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में जैसे ही मराठों की हार हो जाती है, इससे पहले ही क्या करता है, 1803 में आपको दिखाई देगा पेशवा किसके साथ संधि कर लेता है, पेशवा संधि कर लेता है ब्रिटिश के साथ। और जब पेशवा ब्रिटिश के साथ संधि कर लेता है और यहां पर इनकी हार हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, भोसले जो है ब्रिटिश के साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स इनके साथ कौन सी संधि करते हैं, तो इनकी संधि कहलाती है राजघाट की संधि। यशवंतराव होलकर, ठीक है, क्या करते हैं, साइन करेंगे टीटी। और टीटी कौन सी है, तो याद रखिएगा यहां पर ये दो टीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ राजघाट। राजघाट की संधि की किसके साथ करते हो, तो याद रखिएगा ब्रिटिश के साथ। ठीक है, किससे संधि कर दी है इन्होंने, ब्रिटिशर्स के साथ। तो देखिए यशवंतराव होलकर क्या करते हैं, आफ्टर द, अगर हम बात करते हैं आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, आफ्टर द सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर, सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर में क्या होती है, मराठाओं की हार हो जाती है। आ रहा है राय सिंह रावत जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ा रहा था इसलिए बोर्ड की तरफ नहीं देख पाया। बिल्कुल आ रहा, आप ये बिल्कुल चिंता न करें कि आपका कमेंट नहीं आ रहा, आपका कमेंट आ रहा, सभी के कमेंट आते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। अगर ये सुनना था तो ये भी है, और अगर कोई प्रश्न हो तो वो बता दीजिए। अब तो मैंने बोर्ड की तरफ देख लिया है, आप सभी के कमेंट आते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप सभी के कमेंट जो है मुझे प्रॉपर मिलते हैं और मैं उन कमेंटों को देखता हूं। कई बार हाँ ये हो जाता है कि आपके कमेंट नीचे चले जाते हैं तो उसे मैं नहीं देख पाता। चलो आ जाओ, देखो सेकंड आंग्ल मराठा वॉर की बात कर रहे थे। सेकंड आंग्ल मराठा वॉर में क्या होता है, इसमें मराठों की हार हो जाती है, मराठा जो है हार जाते हैं। अब जब मराठा हार जाते हैं तो जीतता कौन है, ब्रिटिश जीत जाते हैं। और जैसे ही ब्रिटिश जीतते हैं तो ब्रिटिश के जीतने के बाद ब्रिटिश क्या करेंगे, सभी से अलग अलग संधि करेंगे। आप लोगों से जो है संधियों का क्रम पूछा जाता है, आप लोगों ने कई बार याद भी किया होगा, रटने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। एक छोटी सी लाइन दे देता हूं आपको कि इन पर संधि स्वीकार करने का क्रम क्या है। तो सबसे पहली संधि कौन स्वीकार करता है, तो पेशवा करता है। ठीक है, और इसे क्या कर सकते हो, पेशवा के घोसले, घोसले का मतलब हो जाता है भोसले। पेशवा के बाद कौन करेंगे, घोसले करते हैं। तो पेशवा के घोसले में सिंधिया ने
होल कर दिया। ये क्या है, मराठाओं की सहायक संधि स्वीकार करने का क्रम है। तो जब आप बात करते हो कि मराठाओं की सहायक संधि स्वीकार करने का जब आपसे क्रम पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे पहले सहायक संधि कौन करता है, पेशवा करता है। 1802 में ये किसकी शरण में चला जाता है, ये भाग जाता है ब्रिटिशर्स के पास और ब्रिटिश से क्या करता है, संधि करता है। देन कौन करते हैं, घोसले संधि करते हैं। ठीक है, या ये क्या करेंगे, जैसे आप भोसले के नाम से जानते हैं तो भोसले संधि करते हैं। भोसलों के बाद कौन करता है, तो सिंधिया संधि करेंगे। और जब सिंधिया संधि कर लेते हैं उसके बाद सबसे आखिरी में संधि कौन साइन करता है, होलकर करते हैं। तो ये आपसे क्या पूछा जाता है, कई बार क्रम पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा हिस्ट्री में। तो यशवंतराव होलकर ने क्या किया, यशवंतराव होलकर ने ऑन द बिहाफ ऑफ भोसले होलकरों के बिहाफ पर ये क्या करते हैं, संधि साइन करते हैं। और इस संधि का नाम क्या है, राजघाट की संधि। यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा होलकर और ब्रिटिशर्स के साथ राजघाट की संधि हुई थी। और ये राजघाट की संधि हुई कब है, तो याद रखिएगा 1805 में। कब होती है, 1805 में ये ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी को साइन करते हैं। तो राजघाट की संधि के अनुसार इनको क्या होता है, जब राजघाट की संधि करेंगे तो इनको देखिए, जो आप लोगों ने राजस्थान वाला रीजन देखा है, जो इनके पास था होलकरों के पास, जैसे टोंक हो गया, बूंदी हो गया, रामपुरा हो गया। देखो एक होता है टोंक, दूसरा है बूंदी, तीसरा है रामपुरा। ये सारा का सारा क्षेत्र किसको देना पड़ जाता है, ये सभी क्षेत्र मिल जाते हैं ब्रिटिश को। ब्रिटिश को मिले, अब उत्तराधिकार का फायदा उठा रहे ब्रिटिश। तो यहां से ये जो मालवा का रीजन था, मालवा के रीजन में टोंक, बूंदी और रामपुरा का रीजन किसको मिल जाता है, ब्रिटिश को मिल जाता है। मतलब इन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा। आप देखिए इन्होंने सबसे पहला क्या किया था, पेशवा और सिंधिया को हराया। इसके बाद ये युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं, और जब डिफीट होती है तो ये वाला रीजन देना पड़ता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के नेपोलियन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का नेपोलियन है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का नेपोलियन कौन है, तो यही आपको मध्य प्रदेश के नेपोलियन के रूप में देखने को मिलेंगे। आगे चल करके क्या होगा, 11 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु हो जाती है तो इनका एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का। ठीक है, और 10 साल के बच्चे का नाम है मल्हार राव होलकर द्वितीय। ठीक है, अब कौन आ जाएंगे, मल्हार राव होलकर सेकेंड। होलकर सेकंड आएंगे और ये क्या करेंगे, शासन की बागडोर संभाल लेंगे। इन्हीं मल्हार राव होलकर सेकंड के टाइम पर क्या होगा, अब ब्रिटिश जो है इन पर अटैक कर देंगे। ठीक है, और इनके साथ युद्ध लड़ा जाएगा। और ये युद्ध कौन सा होगा, बैटल ऑफ महीदपुर के नाम से जाना जाता है। इनके टाइम पर कौन सा बैटल लड़ा गया, तो याद रखना बैटल ऑफ महीदपुर या मेहदीपुर। महीदपुर का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में क्या होती है, इनकी हार हो जाती है। हार जाते हैं, किससे हारेंगे, तो याद रखना ब्रिटिश से। हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से। और जब हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से तो ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स से हारने के बाद वापस ब्रिटिश इनसे संधि करेंगे। हारते क्यों हैं, तो याद रखिएगा ये हारते हैं गफ्फार खान की गद्दारी के कारण। एक सेनापति होता है और उसका नाम है गफ्फार खान। इनकी विजय सुनिश्चित होती है, लेकिन गफ्फार खान क्या कर देता है, गफ्फार खान अपनी सेना को लेकर के युद्ध के मैदान से हट जाता है। कारण हार जाते हैं, जबकि ये क्या है, ब्रिटिश को हराने की बिल्कुल स्थिति में पहुंच चुके थे। ये तो छोटे हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या है, इनके साथ साथ यशवंतराव होलकर की पुत्री है, नाम है भीमाबाई होलकर। और भीमाबाई होलकर क्या करती है, बहुत ज्यादा ये क्या करेगी, इस युद्ध में खड़ी होकर के इसका क्या करेंगी, विरोध करेंगी।
तो देखिए जब ब्रिटिश जीत जाते हैं तो ब्रिटिश से ये क्या करेंगे, ब्रिटिश से ट्रीटी करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रीटी ऑफ मंदसौर की कब गई है, तो याद रखिएगा 1818 में आपको देखने को मिलेगी ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है। ये क्या है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम है, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर ये क्या होते हैं, महिदपुर का युद्ध लड़ते हैं, और महिदपुर के युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार हो जाते हैं, और हारने के बाद क्या है, इनको ट्रीटी ऑफ मंदसौर करना पड़ता है। और इस ट्रीटी ऑफ मंदसौर के कारण देखिए जो ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर करेंगे, अब इनका क्षेत्र कहां पर सिमट करके रह जाएगा, सिर्फ इंदौर के रीजन पर रह जाएगा। बाकी जो सतपुड़ा के पहाड़ी का रीजन है पूरा का पूरा इन्हें देना पड़ जाएगा, किसे, ब्रिटिशर्स को देना पड़ जाएगा। तो ये अपना पूरा रीजन सौंप देते हैं किसे, तो ये सौंप देते हैं ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश क्या हो गया, ब्रिटिश ने जो है पूरे के पूरे मालवा के रीजन में क्या कर लिया है, मालवा के रीजन में कब्जा कर लिया, और छोटी छोटी रियासतों में जो राजा बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, बोला ठीक है आप बचे रह जाओ, और 25 रियासतें जो है मालवा के क्षेत्र में छोटी छोटी बची रह जाती हैं, जो आगे चल करके क्या बनाएंगे, यूनियन ऑफ मध्य भारत का यूनियन बनाती हैं। अब देखिए इस संधि के बाद क्या होता है, इस संधि के बाद भीमा बाई होलकर, भीमाबाई होलकर का नाम याद रखिएगा। भीमाबाई होलकर का नाम इसलिए याद रखना है आप लोगों को क्योंकि इन्हीं से प्रेरणा लेती है रानी लक्ष्मीबाई। भीमाबाई होलकर ये क्या करती हैं, ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर को, मंदसौर को मानने से मना कर देती है, और ब्रिटिश के खिलाफ क्या करेंगी, ब्रिटिश के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ गौरेला युद्ध चलाती हैं बहुत लंबे समय पर। ये क्या करेंगी, गौरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देंगी। तो बात समझिएगा क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बाद स्टार्ट कर देती हैं गौरिल्ला वॉर। और इन्हीं से आगे चल करके क्या होता है, इन्हीं से आगे चल करके मतलब भीमाबाई होलकर, ठीक है, भीमाबाई होलकर से ही मतलब इनसे ही प्रभावित होकर महारानी या रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती है। जो ब्रिटिश के खिलाफ जो है महारानी लक्ष्मीबाई लड़ती है वो इन्हीं से क्या होती है, प्रेरणा लेती हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से जैसा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसी प्रेरणा ली थी, मतलब भीमाबाई होलकर ने जिस तरीके से क्या किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध किया था, उसी बात से प्रभावित होकर के क्या किया, आगे चल करके महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करती है। तो इस बात को याद रखिएगा, भीमाबाई होलकर ने क्या किया, भीमाबाई होलकर ने ट्रीटी ऑफ मंदसौर को मानने से मना कर दिया, और ब्रिटिश के खिलाफ क्या लड़ती हैं, गौरेला युद्ध लड़ती हैं। जब गौरेला युद्ध छेड़ देती है, इसके बाद आगे चल करके क्या है, इन्हीं से प्रभावित होकर के आपको कौन दिखाई देगा, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश के खिलाफ क्या करेंगी, गौरेला युद्ध या युद्ध छेड़ देती है। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमको शासक दिखाई देता है, इनका नाम क्या है, तुकोजी राव होलकर सेकेंड।
होलकर द्वितीय आपको देखने को मिलेंगे। ये कब से कब आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखिएगा, ये आपको दिखाई देंगे 1903 से लेकर के, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1903 से लेकर के 1926 तक आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं यहाँ के राजा। देखिए इनकी मृत्यु नहीं होती है। ये क्या है, इनका नाम है जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज तुकाजी राव होलकर। और ये कहां पर है, ये ब्रिटेन से जो है भारत में क्या करेंगे, सत्ता चला रहे होंगे, किसकी, होलकरों की। लेकिन इन पर क्या किया जाता है, इन पर लगा दिया जाता है एलिगेशन 1926 में, और एलिगेशन लगाया जाता है इनके यहाँ सिपाही है और उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है। जब उसकी पत्नी और साथ में क्या, प्रेमी और प्रेमिका दोनों की हत्या हो जाती है, तो इसका एलिगेशन लगता है किसके ऊपर, तुकाजी राव होलकर के ऊपर। और तुकाजी राव होलकर के ऊपर जब ये एलिगेशन लगता है, तब ब्रिटिश इनको फरमान जारी करते हैं, और ब्रिटिश फरमान जारी करके कहते हैं कि या तो सत्ता छोड़ दो, ठीक है, या तो सत्ता छोड़ दो या इस्तीफा दे दो। तो ये क्या करते हैं, सत्ता छोड़ दो का मतलब क्या है, पूरे के पूरे इंदौर पे हम कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में क्या करते हैं, ये अपने पुत्र के पक्ष में 1926 में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, मतलब अब ये राजा नहीं रहेंगे। 1926 में ये क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं ब्रिटिशर्स के दबाव के कारण, कि या तो ब्रिटिश से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या तो क्या करना पड़ेगा, या तो रिजाइन देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। और जब ये रिजाइन दे देते हैं तो इसके बाद इनके पुत्र आएंगे, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है, होलकरों में ऐसे कौन से महाराजा हुए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो याद रखिएगा, तुकाजी राव होलकर ने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। कई सारी बुक जब आप पढ़ने जाओगे एमपीपीएससी के लिए, तो वो आपको क्या बता रही होंगी कि भारत की आजादी के समय होलकर रियासत के राजा तुकाजी राव होलकर हैं। जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तुकाजी राव होलकर क्या करते हैं, 1926 में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और जैसे ही 1926 में तुकाजी राव होलकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा देने के बाद आ जाते हैं इनके पुत्र, और उनका नाम है जॉर्ज यशवंत राव होलकर सेकेंड। यशवंत राव होलकर द्वितीय आपको दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा इंदौर में यशवंत राव होलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, यशवंत राव होलकर हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, ठीक है। यशवंत राव होलकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भारत की आजादी के बाद भी ये क्या करेंगे, जब भारत आजाद हो जाएगा, आजादी के बाद ये क्या करते हैं, उस चिकित्सालय का निर्माण करवाते हैं। और उस चिकित्सालय का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है, यशवंत राव होलकर। तो इस बात को याद रखिएगा कि यशवंत राव होलकर सेकंड ने क्या किया था, इंदौर में जो सरकारी चिकित्सालय आप देखते हैं, यशवंत राव होलकर सरकारी चिकित्सालय, उसका निर्माण किसने करवाया है, यशवंत राव होलकर ने करवाया। आप देखिए ये क्या करते हैं, यशवंत राव होलकर आ जाएंगे, और यशवंत राव होलकर जो है गद्दी पर बैठेंगे कब, तो याद रखिएगा 11 अगस्त, ठीक है, और 11 अगस्त 1926 में ये क्या करेंगे, गद्दी में बैठेंगे। और ये कब तक गद्दी में रहते हैं, तो याद रखिएगा ये गद्दी में रहते हैं आपका यहां से लेकर के 1947 तक, 1947 तक। 1947 कब, तो इस बात को याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 तक ये क्या रहेंगे, महाराजा के रूप में आपको कार्य करते दिखाई देंगे। या हम कह सकते हैं 11 अगस्त 11 अगस्त ये क्या बन जाते हैं, तो ये बने रहते हैं जो है कहां के, तो इस रीजन के राजा के रूप में दिखाई देंगे। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग कब से की थी, तो याद रखिएगा 1926 से, इस किनारे में दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 1926 में इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की, कब तक रहेंगे, तो 11 अगस्त तक
कब? 1947। इसी दिन क्या हो जाएगा? इसी दिन आपको मालूम है एसोसिएशन बन जाएगा, मध्य भारत एसोसिएशन, जिसके प्रमुख के रूप में आपको कौन दिखाई दे जाएंगे? सिंधिया राजघराना दिखाई देगा। जीवाजी राव सिंधिया देखने को मिल जाते हैं आपको। तो ये क्या करते हैं? ये आपको दिखाई देंगे अंतिम होलकर शासक के रूप में। अंतिम होलकर शासक हैं। लास्ट शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही सर्वप्रथम बिना किसी प्रकार के किसी भी शर्त के ये क्या करते हैं? तो ये 28 मई 1948 को सीधा मध्य भारत में शामिल हो जाते हैं। मतलब इन्होंने बिना किसी शर्त के 1947 में किस में शामिल कर दिया? अपने आप को भारत संघ में शामिल कर लेते हैं। आगे चल करके इन्होंने क्या किया? 28 मई 1948 को इंदौर स्टेट मिल जाता है किसमें? यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या होगा? तो याद रखिएगा 28 मई का टाइम अगर आप लोगों को याद हो 1948 इंदौर क्या हो जाएगा? तो अब इंदौर चला जाता है मध्य भारत में। इंदौर स्टेट वॉज इंक्लूडेड, ठीक है, किस में इंक्लूडेड हो जाएगा? तो याद रखिएगा इन द यूनियन ऑफ मध्य भारत। किस में शामिल हो गया? तो मध्य भारत में शामिल हो गया। इस बात को याद रखना। किसके टाइम पर? तो आपसे पूछा जाएगा भारत की स्वतंत्रता के समय होलकर रियासत का राजा कौन था? यशवंतराव होलकर द्वितीय थे। आपसे यहीं पर क्वेश्चन किया जाएगा कि जब होलकर रियासत का विलय हो रहा था किसमें? यूनियन ऑफ मध्य भारत में। इस समय मतलब मध्य भारत का जो एक क्या बना था? संघ बना था। उस संघ में जब विलय हो रहा था तो कौन दिखाई देता है आपको? यशवंतराव होलकर दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको क्या दिखाई देता है? यही यशवंतराव होलकर जो है पूरा का पूरा जो आप मध्य भारत वाला क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, ये क्या देखते हो आप? मध्य भारत का जो रीजन देखते हो ये मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख थे। ठीक है, यही आगे चल करके क्या बनेंगे? मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख बनते हैं। मैंने आप लोगों को लिखाया भी हो अगर याद होगा। राज प्रमुख कौन है? जीवाजी राव सिंधिया बनेंगे। उपराज्य प्रमुख कौन बनता है? यही बनते हैं, मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख बनेंगे। और मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख बनने वाले ये यशवंतराव होलकर आपको दिखाई देंगे। आप यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लो होलकरों में। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं? राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, राजवाड़ा का निर्माण आप लोगों ने इंदौर में देखा है। राजवाड़ा का निर्माण कौन कराता है? इस बात को याद रखिए। राजवाड़ा का निर्माण कौन कराएगा? राणोजी सिंधिया कराते हैं। सॉरी, कौन कराएगा? तो राजवाड़ा का आपको निर्माण कराते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, राजवाड़ा का निर्माण मल्हार राव होलकर कराते हैं। ठीक है, मल्हार राव होलकर 1747 में स्टार्ट कर देते हैं। होलकर ने क्या कर दिया है? राजवाड़ा का निर्माण करवाया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, जो इनका मीटिंग हॉल था। ठीक है, किनका? तो यही होलकरों का जो आपको मीटिंग हॉल देखने को मिलता है। होलकरों के मीटिंग हॉल को क्या कहा जाता है? पूछा जाता है। तो याद रखिएगा होलकरों के मीटिंग हॉल को जो है, या होलकरों का जो दरबार था, इसे कहा जाता है गणेश हॉल।
गणेश हॉल के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाता है? तो गणेश हॉल के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सिंधियाओं को लेकर के अब बात कर लेते हैं। सिंधिया वंश, आपके पास क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सिंधिया डायनेस्टी, अगर आप, हाँ गुड इवनिंग देवेंद्र सिंह तोमर जी, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद लाइव दिखाई दी है। आपके कहने पर मैं मध्य प्रदेश के इतिहास में और डीप चला गया, जितना डीप आपसे पूछा नहीं जाता उससे भी ज्यादा डीप चला गया। आपने कहा था सर और डीप में पढ़ा दो, तो और डीप में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो सिंधिया वंश, इसकी स्थापना कौन करता है? स्थापना, स्थापना में आते तो हमको दिखाई देंगे राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया क्या है? इसके संस्थापक है। अच्छा, धागे खोल दिए मैंने, बिल्कुल धागे खोलने जरूरी होते हैं। अभी और धागे खोले जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है, वो एग्जाम में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ ये जरूर है, आने वाले 5-6 सालों तक अगर कोई एग्जाम देता है और ये नोट्स पढ़ता रहेगा तो उसके लिए काफी होगा। मध्य प्रदेश का इतिहास हो या कोई भी टॉपिक हो, जितना पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ एक आध क्वेश्चन, नहीं कहता हूं कि मैं भी कुछ बातों को छोड़ करके चल रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा हिस्ट्री अभी मध्य प्रदेश की पूछी नहीं गई है, लेकिन हाँ पूछा जाएगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। भाई नहीं पूछी गई है तो पूछा जाएगा, नया क्वेश्चन एग्जामिनर लेकर के आएगा ना, और जब नया क्वेश्चन लेकर के आएगा तो हमको ये बातें देखनी पड़ेंगी कि भाई इनके बाद कौन से शासक आए और किसके टाइम पर कौन सी घटना घटी है। ये हमेशा पूछा जाता है कि किस रूलर के टाइम पर कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घट गई। आपसे कुछ पूछा जाए चाहे नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई उस समय मालवा का शासक कौन था। 1707 में भोपाल में जो है इनका सूबेदार कौन था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते। तो इन बातों को लेकर के चलते हैं और आपको क्या दिखाई दे जाएगा, स्थापना, सिंधिया वंश या सिंधिया डायनेस्टी, स्थापना कौन करता है, राणोजी सिंधिया। लेकिन राणोजी सिंधिया क्या अचानक से स्थापना कर देते हैं? नहीं। देखिए राणोजी सिंधिया और साथ में जो आप भोसले क्या देख रहे हैं, अभी हमने देखा किसको, पवारों को देखा था, उनके विषय में बात की थी, साथ में होलकरों की जो बात की, ये सभी मिलकर के क्या करेंगे, पेशवा के साथ जो है चढ़ाई करते हैं मालवा के रीजन में। और राणोजी सिंधिया की वीरता को देख करके सन 1728 में पेशवा इनकी बहादुरी से खुश होता है, और बहादुरी से खुश होकर के होलकरों के बराबर सम्मान कहां पर देता है, तो इनको होलकरों के बराबर सम्मान देता है मालवा के रीजन में। और आगे चल करके क्या करेगा, आगे चल करके पेशवा, आप लोगों को मालूम है 1931 में जिसकी फॉर्मल इंफॉर्मेशन कब दी गई, 1732 में। तो देखिए 1731 में इनको कुछ पार्ट मिल जाते हैं, ठीक है। 1731 में क्या मिलता है, तो सबसे पहला याद रखिएगा, इनको मिलता है उज्जैन का रीजन, ठीक है। इन्हें क्या मिलेगा, उज्जैन मिलेगा। याद रखिएगा शुरुआती तौर पर इनकी कैपिटल क्या है, उज्जैन है, ठीक है। तो इनको क्या मिला, उज्जैन मिला। उज्जैन के बाद इनको मिलता है शाजापुर, शाजापुर के बाद इनको क्या मिलेगा, सुजावलपुर मिलेगा। ये आपको क्या दिखाई देंगे, सिंधिया देखने को मिल जाएंगे। हाँ अमझेरा का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा अमझेरा का युद्ध, पिछली क्लास में शायद मैंने चर्चा की होगी। 1728 और 1728 में अमझेरा का युद्ध होता है, और इस अमझेरा के युद्ध में जो है इनके कौशल को देखते हुए 1728 अमझेरा का युद्ध।
अंधेरा के युद्ध में जब राणोजी सिंधिया की वीरता देखते हैं तो इनको क्या दे दिया जाता है, इनको दे दिया जाता है उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर। ये सुजालपुर और शाजापुर इनको क्या मिल जाता है, रियास इनको मिल जाते हैं। और इसके बाद ये क्या करेंगे, सुजावलपुर के साथ साथ, ठीक है, शाजापुर और सुजावलपुर और साथ में उज्जैन, ये 3 क्षेत्र मिलते हैं किसको, राणोजी सिंधिया को। और राणोजी सिंधिया क्या करते हैं, राणोजी सिंधिया बनाते हैं अपनी कैपिटल, और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई उज्जैन बनाई। ये बात याद रखना आप, क्या बनाया है इन्होंने, तो अपनी कैपिटल बनाते हैं उज्जैन। जब इन्होंने अपनी कैपिटल उज्जैन बना दी तो उज्जैन के रीजन से ये क्या करते हैं, शासन सत्ता संभाल रहे होते हैं और पूरे के पूरे रीजन पे क्या करते हैं, कब्जा करने की कोशिश में लगे होते हैं। आगे चल करके इन द ईयर ऑफ 1745, इस बात को याद रखिएगा, 1745 ईस्वी में राणाजी सिंधिया की मौत हो जाती है। डेथ हो गई मतलब मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र जो है इनकी गद्दी संभालेंगे, और ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे बातें चलती रहेंगी। लेकिन अभी जो है सिंधिया वंश उतना उभर करके नहीं आएगा। सिंधिया वंश इसके बाद जो है 4-5 छोटे छोटे रूलर और मिलते हैं, लेकिन उनका शासनकाल हमको उतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि राणोजी सिंधिया के 5 बेटे थे, उनमें से एक बेटे हैं आगे चल करके आपको दिखाई देंगे महादजी सिंधिया। ठीक है, कौन दिखाई देता है, तो याद रखो ये वाला नाम, महादजी सिंधिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपको यही दिखाई देंगे ग्वालियर राजघराने पे, नाम है महादजी सिंधिया। कौन दिखाई दे रहा है, महादजी सिंधिया दिखाई देंगे। ये आएंगे कब शासन सत्ता पर, तो देखो ये शासन सत्ता संभालते हैं 1765 में। ठीक है, और 1765 के आसपास ये क्या हो जाएंगे, शासन की गद्दी पर बैठेंगे, और यही हमको क्या दिखाई देंगे, महत्वपूर्ण इनके रूलर के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, महादजी सिंधिया। अब देखिए महादजी सिंधिया अगर हम बात करते हैं तो महादजी सिंधिया क्या है, सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली 1757, सॉरी हाँ मैंने गलत बोल दिया था, 1757 के आसपास इनको क्या मिलती है, राजगद्दी मिलेगी। और इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ सिंधिया वंश में, तो यही होते हैं महादजी सिंधिया। सबसे प्रतापी राजा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, इन्हीं के टाइम पर हुआ आपका द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, कौन सा बैटल हुआ है, तो इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा। दिव्यांश श्री सर, आप डिफरेंट नीतियां, सर आप डिफरेंट नीतियां, कौन सी नीतियां पढ़ानी है बच्चे बता दो, मैं कोशिश करूंगा। दिव्यांश जी आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। तगड़े शासक, तगड़े देखो तगड़े क्या थे, 6 फीट के तो ये भी रहे होंगे, 10-12 फीट के नहीं थे देवेंद्र जी, बस हाँ ये था कि शासक जरूर थे, और सबसे मेजेस्टिक किंग कहा जाता है, प्रतापी राजा के रूप में इन्हें हम जानते हैं। तो ये हमको दिखाई दे जाएंगे महादजी सिंधिया। इन्हीं के समय पर क्या हुआ, तो इन्होंने जो है पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है, और पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, इनकी हार हो जाती है। और जब पानीपत के युद्ध में जो है ठीक है हार हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये वापस लौटेंगे कहां की ओर, ग्वालियर की ओर। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, कभी पूछा जा सकता है तो याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत में भाग लिया। भाग लिया का मतलब ये मत समझिएगा कि भाग गए हैं, हाँ बाद में भगेंगे, लेकिन क्या किया है, इसमें अभी पार्टिसिपेट किया है। अब जब ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इस युद्ध में, तो इस युद्ध में आपको मालूम है अहमद शाह अब्दाली क्या करता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो है हरा देता है। ठीक है, और जब अहमद शाह अब्दाली से ये हार जाएंगे तो हार करके कहां लौटेंगे, हार करके वापस लौटेंगे।
और जब ये हारते हैं उसी समय क्या करते हैं, तो गोहद के जाट राजा हैं, गोहद का जाट राजा आपको देखने को मिलेगा, गोहद का जाट राजा। और गोहद के जाट राजा को हरा करके ही ये क्या करेंगे, बाद में किले पर आक्रमण कर लेंगे। और इसका नाम है जाट राजा लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। पहले अधिकार तो कर लेने दो। अधिकार कर लिया, कब किया है, यही 1761 में, जब क्या लड़ा जा रहा है, पानीपत का युद्ध चल रहा है। यहां से ये क्या होंगे, यहां से अब महादजी सिंधिया इस बैटल ऑफ पानीपत से क्या हो जाएंगे, बैटल ऑफ पानीपत में जैसे ही मराठों की हार होगी, भागकर वापस पहुंच जाते हैं, उज्जैन आ जाएंगे। उज्जैन पहुंच जाते हैं, मतलब उज्जैन आ जाते हैं। आगे चल करके इन्होंने क्या किया, जब राजा लोकेंद्र सिंह ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया 1761 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद, और ये भाग करके कहां लौट आते हैं, तो भाग करके आ जाते हैं ये उज्जैन। जब उज्जैन लौट आएंगे तो आगे चल करके इन द ईयर ऑफ 1765, 1765 में, ठीक है, महादजी सिंधिया क्या करेंगे, महादजी सिंधिया ने इससे ग्वालियर का किला छीन लिया। ठीक है, किससे छीन रहे हैं, तो याद रखना लोकेंद्र से। किससे छीन रहे हैं, लोकेंद्र से। कब छीना है, 1765 में। ये जो आप ग्वालियर का किला देख रहे हैं, अभी इस पर किसका शासन था, ये जो है अभी आपको देखने को मिलेगा, इस टाइम पर मुगलों के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब मुगल क्या है, इस टाइम पर सिर्फ सिमट करके रह गए हैं, कहां पर, तो दिल्ली, और साथ में जो दिल्ली का एरिया आप देखते हो, पालम एयरपोर्ट, बस यहीं तक मुगल शासन सत्ता बची हुई थी। तो मुगल शासन सत्ता कमजोर हो रही थी, उसी का फायदा उठा करके जब बैटल हुआ, और इस बैटल में जब हार हो जाती है, पानीपत के युद्ध में हार होती है किसकी, मराठों की, तो इस बात का फायदा उठा करके राजा गोहद के राजा हैं लोकेंद्र सिंह, ये कैसा है, जाट राजा है, और ये क्या करता है, ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लेता है। जब ये ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लेगा और महादजी सिंधिया यहां से भाग करके कहां आएंगे, उज्जैन पहुंच जाएंगे, और आगे चल करके 1765 में ये क्या करते हैं, वापस चढ़ाई करेंगे लोकेंद्र सिंह के ऊपर, और लोकेंद्र सिंह से ये क्या कर देते हैं, ग्वालियर के किले को छीन लेते हैं। तो पहले ये समझिए कि ये आया कैसे और कहां से इनको मिला। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। महादजी सिंधिया ने आगे चल करके दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, या दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इन्होंने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर से मुक्त कराया। तो महादजी सिंधिया का एक और काम क्या है, शाह आलम द्वितीय है, आलम द्वितीय को उसका गुलाम है गुलाम कादिर से मुक्त कराया। अब जब ये गुलाम कादिर से मुक्त करा देते हैं तो गुलाम ये शाह आलम द्वितीय क्या करेगा, इन्हें अपना प्रधानमंत्री बना लेता है, साथ में इनको अपने वकील की उपाधि देता है। ठीक है, यही शाह आलम द्वितीय इन्हें क्या करता है, वकील की उपाधि देगा, साथ में इन्हें क्या कर देगा, शाह आलम द्वितीय जो है इनको कहेगा कि आप ही मेरे क्या हो, वकील हो। तो इनको बहुत सारी टाइटल यहां से मिल जाते हैं, और जब इनको बहुत सारे टाइटल मिलते हैं, इसके बाद देखिए इन्हीं के टाइम पर आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया।
क्या करते हैं, तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में ये पार्टिसिपेट करते हैं और भाग लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है उस पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दिया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। महादजी सिंधिया ने ही पार्टिसिपेट किया। जब महादजी सिंधिया इस फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस समय किसकी जीत होती है, मराठों की जीत होती है। और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं ब्रिटिश, या ये कह सकते हैं कि ये युद्ध जो है वापस क्या मान लिया मराठों ने, मराठों के लिए ब्रिटिश ने माना, ब्रिटिश ने यमुना नदी के दक्षिण में मराठों की सत्ता स्वीकार कर ली। कब स्वीकार करते हैं, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। ठीक है, इनकी हालत क्या हो जाएगी, इनकी हालत जो है कमजोर रहेगी। आगे चल करके सन 1794 में, ठीक है, एक ईयर आएगा और ईयर है सन 1794। ठीक है, और फरवरी का महीना रहता है 1794। 52, ठीक है, बड़ी है या 52 थड़ी हम कहते हैं उसको। ठीक है, तो 52 बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 1794 52 बाड़ी, पूना में इनकी मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, तो इस बात को याद रखिए, महादजी सिंधिया की मृत्यु कब होती है, 1794 में। कहां पर होती है, 52, ठीक है, कहां पर, 52 वाड़ी, बावन वाड़ी है। और है कहां पर, तो ये बात याद रखना, पूना में है। और यहीं पर इनकी क्या होती है, डेथ होती है। किसकी डेथ हो रही है, महादजी सिंधिया की। तो इस बात को याद रखते हुए चलिएगा कि कहां पर मृत्यु हुई, इस रीजन पर। इसके बाद देखिए कौन आते हैं, दौलत राव सिंधिया आते हैं। ठीक है, इनके बाद शासन सत्ता कौन संभालेगा, तो शासन सत्ता संभालते हैं दौलत राव सिंधिया। क्या बनेंगे, महादजी सिंधिया के बाद शासक बनते हैं। दौलत राव सिंधिया जब ये शासक बनेंगे तो दौलत राव सिंधिया ने क्या किया, दौलत राव सिंधिया 1810 में, ठीक है, कब की बात है, 1810 ईस्वी में ये एक काम करते हैं। और काम क्या करेंगे, तो देखो, अपनी इनकी कैपिटल है, कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल उज्जैन थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि उज्जैन कैपिटल कब तक रही सिंधियाओं की, तो कब तक थी, 1710 ईस्वी तक कैपिटल थी उज्जैन, किसकी, सिंधियाओं की। लेकिन इसके बाद जो है कैपिटल को क्या करेंगे, कैपिटल उज्जैन से ये कहां पर ले जाते हैं, तो ये यहां से लेकर के पहुंच जाएंगे ग्वालियर। फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर। ग्वालियर को सिंधियाओं की राजधानी किसने बनाया, अगर पूछा जाए तो याद रखना, दौलत राव सिंधिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधियाओं की राजधानी जो आप देखते हो ग्वालियर, इसे किसने बनाया था पहली बार राजधानी, तो दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। और कब बनाया है, तो याद रखिएगा 1810 ईस्वी में बनाते हैं। ठीक है, 1810 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया ने जो है कैपिटल बना दी, उज्जैन से लेकर के पहुंच जाते हैं ग्वालियर। अब देखिए, इन्हीं के समय पर क्या हुआ, इन्होंने पार्टिसिपेट किसमें किया है, ये पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। द्वितीय
आंग्ल मराठा युद्ध में ये क्या करेंगे, भाग लेंगे। जब ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेते हैं तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा कब से कब तक, तो जब आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1803 से लेकर के 1805 तक क्या चलेगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का रिजल्ट आप सभी को मालूम है, इस युद्ध में क्या हो जाएगा, मराठों की हार हो जाएगी। ठीक है, मराठा क्या हो जाएंगे, मराठे जो है डिफीट हो जाएंगे या हार जाते हैं मराठा। अब देखिए जब मराठे हार जाते हैं तब क्या करेंगे, ब्रिटिश अलग अलग संधि करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था भोसलों के साथ इन्होंने संधि की थी, अब क्या करेंगे, सिंधियाओं के साथ संधि करेंगे। सिंधियाओं के साथ कौन सी संधि करते हैं, तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ अर्जनगांव। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव के नाम से जाना जाता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं। याद रखिएगा सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके किसके मध्य हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुरजी अर्जन गांव की जो आपको संधि दिखाई देती है ये दिखाई देगी किसके मध्य, तो सिंधियाओं के मध्य। सिंधियाओं में कौन, दौलत राव सिंधिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं ब्रिटिश। हुई कब है सुरजी अर्जन गांव की संधि, तो याद रखना सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 1803 में। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था संधि, भोसले ने। भोसले के बाद कौन, सॉरी हाँ, सबसे पहले पेशवा, पेशवा के बाद भोसले, और भोसले के बाद कौन करता है, सिंधिया कर लेंगे 1803 में। सबसे आखिरी में कौन करता है, होलकर करता है। किसके साथ हुई है, तो याद रखना ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश से क्या करेंगे, सुरजी अर्जन गांव की संधि कर लेंगे। और जब सुरजी अर्जन गांव की संधि कर दी तो इससे इनको क्या फर्क पड़ा, तो देखो जो रोहतक देखते हो, गंगा यमुना का दोआब देखते हो, गुड़गांव देखते हो, भरूच देखते हो, ये सभी के सभी रीजन किसको मिल जाते हैं, ये सभी के सभी रीजन मिल जाते हैं ब्रिटिश को। मतलब अब ब्रिटिश क्या हो गए, ब्रिटिश जो है भारत की सर्वोच्च सत्ता के रूप में हो गए और पूरे के पूरे भारत को लगभग उन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। गंगा यमुना का जो दोआब का रीजन था वो पूरा का पूरा रीजन इन्होंने छीन लिया, और छीन करके क्या करते हैं, पूरे के पूरे रीजन को मिला लेते हैं अपने अंदर। देखिए इसके बाद अगली बात पे आइए, देखिए दौलत राव सिंधिया के समय और क्या हुआ, तो इन्हीं के समय हुआ था आगे चल करके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मराठा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा युद्ध भी लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखना 1817 में लड़ा गया। ठीक है, वॉर किया गया। इसके बाद क्या होगा, इस युद्ध को लड़ने से पहले याद रखिएगा जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है इसमें सिंधियाओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कौन भाग नहीं लेता है, सिंधिया ने भाग नहीं लिया। इस बात को याद रखिएगा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में सिंधिया पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस समय पर क्या है, तो इस समय पर आपको दिखाई देगा लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, कौन दिखाई देता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड हेस्टिंग दिखाई देगा। और ये क्या कर रहा है, पिंडारियों के खिलाफ जो एक अभियान चला रहा है। ठीक है, आपको हेस्टिंग दिखाई देगा और ये क्या करता है, पिंडारियों के खिलाफ अभियान चलाता है। अभियान चलाएगा या अभियान करता है। और जब पिंडारियों के खिलाफ अभियान करता है तो सिंधियाओं से क्या करता है, सिंधियाओं से जो है ट्रीटी करके जाएगा। मतलब सिंधियाओं से ये उससे पहले ही संधि कर लेगा कि आपको इनकी मदद नहीं करनी है, और उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं ग्वालियर। आपको क्या दिखाई देगा, ग्वालियर की संधि।
किसके किसके मध्य हुई तो याद रखिएगा, एक तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग दिखाई देता है, दूसरा कौन है, दौलत राव सिंधिया। क्या करते हैं, तो ट्रीटी ऑफ आपको ग्वालियर दिखाई दे जाएगी, ग्वालियर की संधि करते हैं। और ये किसके खिलाफ थी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी किसके खिलाफ, तो हम कहेंगे ये ट्रीटी हमको देखने को मिलती है पिंडारियों के खिलाफ, जब ये अभियान कर रहा है और इसी क्रम में संधि करता है। इसके बाद जो हमको दिखाई देता है पूरे के पूरे सिंधिया वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको दिखाई देंगे, तो अब आते हैं बात करते हैं माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया देखने को मिलेंगे। अब आपको कौन मिल रहा है, तो ये आपको दिखाई देंगे माधवराव सिंधिया। और ये कब से कब शासन कर रहे हैं, तो याद रखना 1886 से। ये कब तक चलेंगे, तो याद रख के चलिएगा 1925 तक चलेंगे। ठीक है, ये माधवराव है, माधवराव नहीं है, इस बात को याद रखिएगा कि आप लोग समझ लें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्या है पिताजी, वो नहीं है, ये क्या है माधवराव सिंधिया है। और ये क्या करते हैं, ये 1886 से 1925 तक शासन करेंगे। इनके पुत्र होंगे, मतलब इनका जो बेटा है, मतलब इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया ये क्या है, पुत्र हैं। जीवाजी राव सिंधिया का क्या हुआ, तो जीवाजी राव सिंधिया 9 वर्ष की ही आयु में, कब, तो याद रखिएगा 1925, 9 वर्ष की आयु में 1925 में राजा बने। ठीक है, किसके, तो ये राजा बनते हैं आपका सिंधिया राजघराने का, ग्वालियर के। और इनके लिए क्या बनाई जाती है, तो काउंसिल बनाई जाती है। और ये क्या करते हैं, आगे चल करके 1941 और 43 के बीच इनकी मुलाकात होती है राजमाता विजय राजे सिंधिया, जो आपको दिखाई देंगे नेपाल राजघराने की एक मजबूत महारानी के रूप में। तो ये विवाह करते हैं, या इनकी पत्नी के रूप में। इनकी अगर पत्नी की बात करें, किसकी, तो पत्नी है जीवाजी राव सिंधिया की। जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी का नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नाटक चालू हुआ है अहिल्या। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर एक क्या चालू हुआ प्रोग्राम, जिसका नाम है अहिल्या। ठीक है, और ये जो राजमाता विजया राजे सिंधिया आपको दिखाई देती हैं, इनका विवाह हुआ। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सागर में। इनकी एक जीवनी है राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की, मतलब इनकी जीवनी है। और वो जीवनी का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा, तो याद रखना एक रानी ऐसी भी इनकी जीवनी है। लिखा किसने है, या लेखक कौन है इस पुस्तक का, तो लेखक के रूप में आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर हम बात करें मृदुला सिन्हा, सिन्हा ने ये लिखी है एक रानी ऐसी भी। इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा परोपकारी कार्य किए। जब राजा बनते हैं जीवाजी राव सिंधिया, इन्हीं जीवाजी राव सिंधिया की अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा 28 मई 1948। ठीक है, 1948 की बात चल रही है। और जीवाजी राव सिंधिया क्या बन जाएंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत के राज प्रमुख बने। राज प्रमुख बने और कब तक बने रहेंगे, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1956, क्योंकि 1 नवंबर को किसका गठन हो जाएगा, 1956 में मध्य प्रदेश का। शुभम जी, बिल्कुल शुभम पटेल जी, हाँ जी बताएं।
आप भी कहीं ये तो नहीं पूछने यार सर क्लास कब खत्म होगी। इन्हीं के समय में 47 में क्या हो जाएगा, 47 में रियासतों का संघ बनेगा, और रियासतों का संघ बनने के बाद जो है इनके समय में ही क्या है, अक्टूबर में। और इसके साथ ही देखो जो 25 रियासतें होती है, 25 रियासतें कहां पर शामिल हो जाएंगी, तो मध्य भारत वाले रीजन में रहती हैं। और 25 रियासत, ये जो 25 की 25 आपको रियासतें देखने को मिलती है मध्य भारत में शामिल हो जाती हैं। बस इतनी सी बात हमको जाननी है, किसके साथ, सिंधिया वंश के साथ। इससे बाहर आपको क्या है, सिंधिया वंश में और ज्यादा क्वेश्चंस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है ना, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंधिया वंश को देख लिया। अब आते हैं, हेडिंग डाल देते हैं भोपाल रियासत। और आज जो है भोपाल रियासत को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और भोपाल रियासत को कंप्लीट करके आगे बढ़ चलेंगे। तो आ जाओ, नेक्स्ट आओ, भोपाल रियासत। हमको क्या देखने को मिल जाता है, तो याद रखिएगा, नहीं भाई 3 क्लास और नहीं बची है राय सिंह रावत जी। वो तो मैं कह देता हूं, आप लोग पूछते रहते कब खत्म होगा कब खत्म होगा। ठीक है, अभी जो है देखो 2 क्लास मैं लूंगा पॉलिटी की, एक लूंगा मैं थोड़े बहुत जो पत्र पत्रिकाएं हैं, लिटरेचर है, इन सभी विषय में बात करूंगा। तो 5-6 क्लास ले लूंगा, और 2-3 टेस्ट करवाऊंगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बिना टेस्ट के निकल जाऊंगा और आप लोग जो है मौज मारोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों का क्या करूंगा, साथ साथ में टेस्ट भी लूंगा, और बिना टेस्ट पेपर के जो है मैं छोड़ूंगा नहीं। कम से कम इसके बाद जो है, जिस दिन मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद भी मैं कंटिन्यू आपके 5 टेस्ट लूंगा। ठीक है, और ये 5 टेस्ट अरेंज होंगे, और जिनमें मैं क्या करूंगा, 5 से 6 भी कर सकता हूं। इनमें आपको कम से कम मैं और बातें बता दे रहा हूं, ये जो टेस्ट लूंगा इसमें मैं कोशिश करूंगा 3 आपके मध्य प्रदेश के फुल टेस्ट हो, मतलब 100 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लूंगा। और जितने क्वेश्चन कर पाऊंगा ठीक है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो भी आपको मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन दूंगा, उसमें सभी जगह से आपके पास क्वेश्चंस होंगे। याद रख लीजिएगा इस बात को, और उस हिसाब से तैयारी करिएगा। भोपाल रियासत की बात करते हैं। देखिए भोपाल रियासत की स्थापना कौन करता है, तो इसका संस्थापक माना जाता है दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान ब्रिटिश का प्रतिनिधि है, और ब्रिटिश के प्रतिनिधि के रूप में आपको कहां पर दिखाई देंगे, तो ये दिखाई देते हैं भोपाल के रीजन में, और यहां पर ये ब्रिटिश सूबेदार के रूप में काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, मैंने एक डेट बताई थी सन 1707 ईस्वी, और 1707 ईस्वी के बाद क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो पूरे के पूरे दिल्ली दरबार और आसपास के रीजन में आप लोगों ने देखा था हैदराबाद जो है, हैदराबाद जो है एक स्वतंत्र रियासत के रूप में आपको दिखाई देगा, जहां पर अली बंधु होंगे। और अली बंधु क्या करते हैं, अली बंधु जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं, और अली बंधु जो है हैदराबाद रियासत को जो है स्वतंत्र करा देते हैं। उन्हीं के अंतर्गत जो है काम कर रहा होता है एक सूबेदार के रूप में दोस्त मोहम्मद खान। आगे चल करके जैसे ही अली बंधु भी कमजोर होंगे और वो अपना ध्यान देने लग जाएंगे हैदराबाद रियासत की ओर, तो ये क्या करता है, ये भोपाल रियासत की स्थापना कर देता है सन 1923-24 के दौरान। तो इसका संस्थापक कौन है, देखिए स्थापना, स्थापना या संस्थापक आपको कौन दिखाई देता है, तो स्थापना या संस्थापक के रूप में जब हम बात करते हैं तो हमको दिखाई देंगे दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान आपको संस्थापक के रूप में दिखाई दे जाएंगे। और दोस्त मोहम्मद खान ने 1723-24 में स्थापना कर दी किसकी, भोपाल रियासत की, जो आप देखते हैं। लेकिन जब ये भोपाल रियासत की स्थापना कर रहे हैं तो इन्हें भोपाल मिला कहां से, तो याद रखिएगा इन्हें भोपाल मिलता है, गोंड महारानी है, और गोंड महारानी का नाम है कमलापति। ठीक है, और इन्होंने क्या की, उनकी हेल्प की, मतलब इनको ये जो भोपाल है मिलता किससे है, तो गोंड महारानी कमलापति की सहायता की,
और जब कमलापति की सहायता कर देंगे तो भोपाल उपहार स्वरूप मिला। किसको मिला है? दोस्त मोहम्मद खां को। दोस्त मोहम्मद खान को क्या मिल जाता है? भोपाल उपहार के रूप में मिल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, इसकी स्थापना कौन करता है भोपाल रियासत की? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल कहां से मिलता है? तो गोंड रानी है, गोंड रानी का नाम है कमलापति, और इन कमलापति की इसने क्या की थी? सहायता की थी, और सहायता करने के उपलक्ष्य में ही इनको क्या मिल जाता है? भोपाल उपहार के स्वरूप में मिल जाता है दोस्त मोहम्मद खान को। अब इन्हें जब भोपाल मिल गया उपहार के रूप में, तो आगे चल करके ये क्या करता है? दोस्त मोहम्मद खान ने आगे चल के जगदीशपुर को जीत लिया। जगदीशपुर को जीता। अब जब जगदीशपुर को जीत लेता है तो इसी जगदीशपुर का नाम ये क्या कर देता है? बदल देता है, और जगदीशपुर का नाम बदल करके ये क्या कर देता है? तो इसी जगदीशपुर का नाम बदल करके कर देता है इस्लाम नगर। ठीक है, क्या किया? जगदीशपुर को जीता, और जगदीशपुर को जीत करके इसका नाम बदल देगा जगदीशपुर का, और जगदीशपुर का नाम बदल करके कर देता है इस्लाम नगर। और कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के साथ क्या करता है? नाम बदल देता है। क्या कर दिया? इस्लाम नगर। किसका नाम बदल रहा है? तो नाम बदल देता है जगदीशपुर का। अच्छा शुभम पटेल जी, मैं सर पहली बार ऑनलाइन आया हूं, ऑफलाइन वीडियो देखता हूं। बिल्कुल शुभम जी, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल देखते रहिए। अच्छा करंट करवा देना, बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैंने कहा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने मैनेजमेंट में कहा है कि एक क्लासेस हम क्या करेंगे, उसे फ्री में देख लेंगे। ठीक है, ये भोपाल से, जैसे ही जब आप भोपाल में एंट्री करते हो ना, तो भोपाल से 10 किलोमीटर दूर है कहां पर? तो याद रखना, भोपाल से 10 किलोमीटर दूर था। ठीक है, उस टाइम पर। और ये क्या करता है? जगदीशपुर को जीत लेता है और अपनी कैपिटल बनवाता है, नाम बदल के क्या कर देता है? इस्लाम नगर कर देता है। तो ये आपको किस रूप में दिखाई दे जाएगा? इस्लाम नगर के रूप में देखने को मिल जाता है, नाम बदल दिया। अब इसके साथ इसने क्या किया? अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा भोपाल, तो भोपाल में आपको दिखाई देगी एक 2.5 दिन की मस्जिद, या 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, सॉरी। इसने साथ में क्या किया है? 2.5 दिन की मस्जिद तो आपने सुना है, लेकिन 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण करवाया। निर्माण कराया। कहां पर कराता है? तो देखो ये भोपाल में है। भोपाल में आपको क्या दिखाई देगा? भोपाल में आपको 2.5 सीढ़ी मस्जिद दिखाई दे जाएगी। तो ये भोपाल में आपका क्या करता है? 2.5 सीढ़ी मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। तो ये आपको दिखाई दे जाएगा 2.5 सीढ़ी मस्जिद के निर्माणकर्ता के रूप में। देखिए ये क्या करता है? जगदीशपुर को जीतने के बाद नवाब की पदवी तो धारण करता है, लेकिन जल्दी ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और ये नवाब नहीं बन पाता भोपाल का। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल का पहला नवाब कौन था? तो पहला नवाब है इसका पुत्र यार मोहम्मद खान। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यार मोहम्मद खान आपको दिखाई देंगे। और ये गद्दी पर कब बैठेंगे? तो 1728 में आ जाएगा, नवाब बन जाएगा भोपाल का। ठीक है, गद्दी में बैठा कब? तो 1728 में। ठीक है, 1728 में क्या हुआ? दोस्त मोहम्मद खान की डेथ हो गई। डेथ के बाद ये क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्स्ट नवाब ऑफ भोपाल।
इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। इसे क्या कहा गया? फर्स्ट नवाब ऑफ भोपाल। और भोपाल के रूप में आप देखते हो ये भोपाल का पहला नवाब है। किस रूप में दिखाई दिया? भोपाल के पहले नवाब के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको किस रूप में दिखाई देता है? भोपाल के पहले नवाब के रूप में दिखाई देगा। आगे चल करके ये क्या करता है? भोपाल का पहला नवाब अपने पिता की क्या बनवाएगा? बनवाता है अपने पिता की कब्र बनवाता है, या उसे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इसने जो है और निर्माण कार्य किए। भोपाल का पहला नवाब बनता है। देखो, दो बातें मैं पीछे भूल गया, लेकिन उसे आगे मैं कर दूंगा कभी नोट करके। तो देखिए, इसने क्या किया? इसने जो है भोपाल का नवाब बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। जब अपने पिता की मृत्यु के बाद ये भोपाल का नवाब बनता है, इससे पहले जो है दोस्त मोहम्मद खां क्या कर चुका होता है? दोस्त मोहम्मद खां कुछ निर्माण कर चुका होता है, और निर्माण में क्या करता है? इसे नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर याद आ गया है तो अभी नोट कर लेते हैं, नहीं तो मैं आगे शायद भूल ना जाऊं। तो यहीं पर एक नोट डाल लो। ठीक है, और किसके बारे में डालना है? तो दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खान, इसने क्या किया? निर्माण कराता है। किसका किसका निर्माण करेगा? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये करता है चमन महल। आपसे पूछा जाएगा चमन महल के साथ साथ क्या है? तो रानी महल। इन दोनों महलों का निर्माण करवाता है। निर्माण कहां पर कराया है? तो याद रखिएगा, इस्लाम नगर में। ये कहां पर करवाता है? इस्लाम नगर में करवाता है। आगे चलो, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे, मतलब वापस आ जाते हैं किसके विषय में बात करने? यार मोहम्मद खां के विषय में बात करने। यार मोहम्मद क्या करता है? यार मोहम्मद टॉम्ब का निर्माण करता है। किसकी बात चल रही? तो यार मोहम्मद खान की ही बात चल रही है। ये बनवाएगा टॉम्ब ऑफ, अगर हम बात करते हैं आपको दिखाई देगा टॉम्ब ऑफ फतेहगढ़। ठीक है, किसका? तो ये करवाता है आपका फतेहगढ़ का, जो आप लोगों ने सुना होगा मकबरा। ठीक है, किसका? तो फतेहगढ़ का, टॉम्ब ऑफ फतेहगढ़। मकबरा बनवाया। ये फतेहगढ़ का मकबरा है किसका? तो देखो, ये जो फतेहगढ़ का मकबरा है, ये मकबरा आपको दिखाई देगा दोस्त मोहम्मद खां का। दोस्त मोहम्मद खां का ये मकबरा है। साथ में यहीं पर क्या किया गया? दोस्त मोहम्मद खां की पत्नी थी। दोस्त मोहम्मद खां की पत्नी का नाम है, दोस्त मोहम्मद खां की पत्नी फतेह बीबी। फतेह बीबी का ये मकबरा है। इन दोनों का मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो, ये क्या बन जाता है? यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखो, गौस मोहम्मद का अगला नवाब बनेगा। ठीक है, अगले नवाब के रूप में आते हैं, देखते हैं गौस मोहम्मद खां को। गौस मोहम्मद खान। गौस मोहम्मद खां नवाब कब बनेगा? 1818 में ये नवाब बनेगा। नवाब बनने के बाद ये क्या करता है? नवाब बनने के बाद आपको मालूम है कि ये साइन करेगा ट्रीटी। ठीक है, कौन सी ट्रीटी साइन करता है? ट्रीटी ऑफ
भोपाल साइन करता है 1818 में। कब साइन कर रहा है? तो 1818 में ट्रीटी ऑफ भोपाल साइन करता है। किसके किसके साथ होती है? तो याद रखिएगा, नवाब एंड भोपाल रियासत के मध्य होती है। और ये भोपाल रियासत में जो है क्या करेगा? अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लेता है। अब इसके बाद क्या होगा? भोपाल में चालू हो जाएगा 1819 से बेगमों का शासनकाल। तो आ जाओ, अब याद करो भोपाल की बेगमें। देखो मैं कल से सोच रहा हूं आपकी क्लास जो है 8 बजे से लगा दिया करूं, ठंडी में आराम से कमरे में पढ़ना। मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से 9:30 10 थोड़ा सा और पढ़ लिया करेंगे। सही रहेगा ना? जल्दी से बताओ। भोपाल की बेगमों की बात करते हैं। भोपाल में जो बेगमों का शासनकाल चालू होता है, सबसे पहली शासक क्या हमको दिखाई देती है? कुदसिया बेगम। ठीक है, कौन दिखाई देता है? तो सबसे पहली हमको दिखाई देंगी कुदसिया बेगम दिखाई देती है। बेगम भोपाल की पहली शासिका के रूप में देखने को मिलती है। अब ये कहां पर आ गई? तो कुदसिया बेगम जो है पहली शासिका के रूप में हमको भोपाल में दिखाई देती हैं। कब दिखेंगी? 1819 ईस्वी से लेकर के आपको देखने को मिलेगा इनका शासनकाल 1837 ईस्वी तक। कब तक है? 1837 ईस्वी तक इनका शासनकाल दिखाई दे जाएगा। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका है। ठीक है, ये क्या दिखाई देंगी आपको? भोपाल की पहली महिला शासिका। एक बात को याद रखिएगा कि जो यह भोपाल की पहली महिला शासिका के रूप में आप देखते हैं, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता है। गौहर बेगम। ठीक है, इनका एक और नाम क्या है? गौहर बेगम है। इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने जो आप देखते हैं, इन्होंने निर्माण क्या क्या किया है? देखो इनके निर्माण कार्य देखते हैं, या इनका निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या कराया। सबसे पहली बात याद रखो, जामा मस्जिद भोपाल का निर्माण कराया। एक काम इनका हुआ। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? जामा मस्जिद भोपाल का। दूसरा क्या कराती हैं? गौहर महल का निर्माण करवाती हैं। गौहर महल का निर्माण करवाया भोपाल में ही। भोपाल में ही क्या करती हैं? भोपाल में ही ये मोती महल का निर्माण करवाती हैं। मोती महल का भी इन्होंने ही निर्माण कराया। तो इनके 3 आपको क्या दिखाई दे जाएंगे? इंपॉर्टेंट काम दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, ये आपको 3 इंपॉर्टेंट काम देखने को मिलते हैं इनकी कुदसिया बेगम के विषय में। ठीक है, मोती महल का भी निर्माण यही कराती है। इसके बाद देखिए सिकंदर जहां बेगम आएंगी, अगली शासिका सिकंदर जहां बेगम। नेक्स्ट हमको क्या दिखाई देता है? सिकंदर जहां बेगम दिखाई देती है। इनका कार्यकाल कब से कब रहेगा? 1847 से स्टार्ट करेंगी और 1868 तक आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 1868 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है? तो इनका नाम मोती बीबी भी है। इनको किस नाम से जाना जाता है? मोती बीबी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या नाम है इनका? मोती बीबी है। जब भारत में 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति या रिवॉल्ट होता है, क्रांति के
समय, ठीक है, भोपाल की शासिका थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका कौन थी। तो 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका के रूप में हमको दिखाई देता है सिकंदर जहां बेगम। आप देखिए जो सिकंदर जहां बेगम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है निर्माण कराया मोती मस्जिद का। ठीक है, जो आप भोपाल मध्य प्रदेश में क्या देखते हो, मोती मस्जिद भोपाल में। मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, किसका निर्माण करवाती है, मोती मस्जिद का निर्माण कराया। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका थी। साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, मतलब जो 1857 की क्रांति होती है उस क्रांति में ये जो है ब्रिटिशर्स के पक्ष में खड़ी होती है। तो आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि ब्रिटिश का पक्ष किसने लिया, तो याद रखिएगा सिकंदर जहां बेगम ने लिया। कब लिया है, 1857 की क्रांति के दौरान लिया था। ये क्या करती है, तो याद रखिएगा इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। मोती मस्जिद कहां पर है, भोपाल में। इसका निर्माण कौन कराता है, सिकंदर जहां बेगम कराती है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखो हमारे पास आ जाती है शाहजहां बेगम। लेकिन आज हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे। लेकिन हेडिंग डाल लो अभी से चाहो तो आप लोग। अगली बेगम है शाहजहां बेगम, इनसे बात करेंगे। शाहजहां बेगम, इनका टाइम पीरियड कब दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगी 1868 से लेकर के 1901 तक। 1901 ईस्वी में ये देखने को मिल जाएंगे। देखो इनके कुछ निर्माण कार्य हैं, अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं, या इनका निर्माण कार्य क्या क्या है। सबसे जरूरी यहां पर यही है कि इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया है, बाकी इतिहास में इतना कोई योगदान नहीं है। तो देखो सबसे पहला काम करती हैं, भोपाल में गोलघर का निर्माण करवाया। गोलघर का निर्माण कराया है, पहला हो गया इनका निर्माण। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जैसे आप क्या जानते हैं, गुलशने आलम के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे गुलशन ए आलम के नाम से भी जाना जाता है भोपाल में। ठीक है, तो आप जो गुलशन ए आलम देखते हैं या भोपाल का गोलघर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां बेगम ने करवाया है। अब देखो इसके साथ इन्होंने क्या करवा दिया, तो सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया। आपसे पूछा जाता है ये किस आधार पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, बैठक व्यवस्था के आधार पर ताजुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद भोपाल का निर्माण कराया है, कौन कराती हैं, यही कराती हैं। इसके बाद आ जाते हैं खुसरो जहां बेगम की बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कल क्या करेंगे, कल बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। कल मिलते हैं और कल आ जाइए, इनकी बात करेंगे 5-10 मिनट और फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि, गुड नाइट।